जब आपकी लाइफ में सरप्राइजेज आते हैं तो उस वक्त शांत रहें और उन पर एक्ट करने के लिए गेयर अप हो जाएं। आइए इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। मेरे एक दोस्त की शादी कुछ साल पहले ही हुई है। उसने और उसकी वाइफ ने शुरू से ही फाइनेंशियल प्लानिंग क्रिएट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने उस हर चीज़ की लिस्ट बनाई जिसे वो अपने लाइफ में अचीव करना चाहते थे और उसे चॉक आउट किया कि किस तरह वो उसे अचीव करने के लिए काम करेंगे। उनकी लिस्ट में से एक की आइटम बच्चे की प्लानिंग थी, जिसमें उन्होंने प्लान किया कि किस तरह वो अपने बच्चे की स्कूलिंग से लेकर कॉलेज की पढ़ाई और शादी तक के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपने इस गोल के लिए मंथली एसआईपी करना शुरू कर दिया। इन सब के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उनकी सभी फाइनेंशियल प्लानिंग धरी की धरी रह गई जब उनके डॉक्टर ने उन्हें एक अमेजिंग न्यूज़ दी कि उन्हें ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। तो उन्होंने एक बच्चे से जुड़े खर्च के लिए जो कुछ भी सोचा था, उस रकम को उन्हें 2 बच्चों की देखभाल के खर्च के लिए बढ़ाना पड़ा। उन्हें अपने लाइफ इंश्योरेंस को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ा और ऐसे बहुत से काम करने पड़े। बेसिकली उन्हें अपने गोल फाइनेंसेस पर रीवर्क करना पड़ा और एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करना पड़ा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह अजम्पशंस किसी फाइनेंशियल प्लानिंग में गलत साबित हो सकते हैं। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय बहुत सारे अजम्पशंस करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको इन्फ्लेशन रेट गेस करना पड़ता है, अपने इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ रिटर्न एस्टिमेट करना पड़ता है, अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और एक रॉन्ग अजम्पशन का मतलब है आपको अपने पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग पर रीवर्क करने की ज़रूरत। इस वीडियो में हम उन अलग अलग फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसे आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लानिंग करते समय दिमाग में रखने की ज़रूरत है। अपने गोल्स की फ्यूचर वैल्यू पर फैसला करते समय इन्फ्लेशन पहला और सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स में से एक है। आपको यह समझने के लिए कि आपको कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है, गोल्स के इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। लेकिन कैलकुलेशन पार्ट पर इमीडिएटली जाने से पहले आइए समझते हैं कि करेक्ट इन्फ्लेशन रेट क्या है। 4%, 6% या 10%? किस इन्फ्लेशन रेट को आप अपने गोल्स की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अज्यूम करेंगे? ऑन द फेस ऑफ इट ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगता। आखिरकार आपके अजम्पशंस और एक्चुअल नंबर में 2 से 3% का डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट नहीं लगता है, लेकिन ये बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। आइए इसे एक रिटायरमेंट गोल के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका करंटली मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए है। अब 6% के एनुअल इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपको 20 साल बाद यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हर महीने 1,60,000 रुपए की जरूरत होगी। बहरहाल अगर आप 4% के एक लोअर इन्फ्लेशन रेट अज्यूम करते हैं तो आपका मंथली एक्सपेंस रिक्वायरमेंट 1,10,000 रुपए होगा। रिटायरमेंट ईयर्स के दौरान मंथली एक्सपेंसेस का यह अजम्पशन टोटल रिटायरमेंट कॉर्पस के कैलकुलेशन के लिए बेस बनता है। आपके मंथली एक्सपेंसेस जितना ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा आपका डिजायर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस होगा और वाइस वर्सा। अब जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि आपको लगभग दुगना अमाउंट की जरूरत होगी अगर आप 4% का इन्फ्लेशन रेट अज्यूम करते हैं, जबकि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट 6% है। और इसलिए अगर आप एक्चुअल के कंपैरिजन में एक लोअर इन्फ्लेशन रेट अज्यूम करते हैं तो आप रिक्वायर्ड के कंपैरिजन में एक लोअर रिटायरमेंट कॉर्पस को अक्यूमुलेट कर पाएंगे और अपने गोल्डन ईयर्स के दौरान आउट ऑफ मनी हो जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि वो इन्फ्लेशन नंबर क्या होना चाहिए। अपने स्क्रीन पर ग्राफ पर एक नजर डालें। हिस्टोरिकली इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन रेट यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2% से 20% के बीच रहा है। अगर आप एवरेज देखें तो ये 6% के करीब आएगा। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग के मामले में आप 6% का इन्फ्लेशन रेट अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्फ्लेशन का यही रेट नहीं मान सकते। एग्जाम्पल के लिए आपको अपने बच्चे के हायर एजुकेशन गोल के लिए लगभग 10 से 12% का हायर इन्फ्लेशन रेट अज्यूम करना चाहिए। अगर आपको ताजुब हो रहा है कि हायर एजुकेशन गोल के लिए क्यों हायर इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, तो इस पर जरूर गौर करें। IIM अहमदाबाद का 2023 से 25 का बैच 2 साल के कोर्स के लिए लगभग 31.5 लाख रुपए का टोटल फीस पे करेगा, जबकि 2007 में सेम इसी कोर्स के लिए 5 लाख से कम चार्ज किया गया था। यह लगभग 530% का जंप है। तो पिछले 15 सालों में फीस
हर साल 12.7% के एवरेज से बढ़ी है और अगर इसी तरह लगातार बढ़ती रही तो 2040 में एमबीए करने में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। यह केवल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए ही नहीं है, यहां तक कि इंजीनियरिंग जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी इसी तरह का राइज देखा गया है। एक बार जब आप अपने गोल्स के लिए राइट इन्फ्लेशन रेट पर फैसला कर लेते हैं तो आप टोटल कॉर्पस को कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। आपके स्क्रीन पर यह टेबल आपके गोल का इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू शो करता है। आइए देखें कि इससे आपके टारगेट कॉर्पस पर कितना डिफरेंस आता है। अगर आप आज रिटायर होने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और अगर आप 25 साल के बाद रिटायर होते हैं तो आपको 8.5 करोड़ रुपए की कॉर्पस की जरूरत होगी। इसी तरह आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए आपका टारगेट कॉर्पस 20 लाख रुपए के करंट कॉस्ट से बढ़कर 15 सालों में 83.54 लाख रुपए हो जाएगा। तो फाइनली, यदि आप अपने गोल पर पहुंचने से पहले आउट ऑफ मनी नहीं होना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सही इन्फ्लेशन रेट अज्यूम करें। एक बार जब आप एक गोल के लिए टारगेट अमाउंट को जान जाते हैं तो कंसिडर करने वाला अगला फैक्टर रेट ऑफ रिटर्न है। आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है यह आपके इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न पर डिपेंड करेगा। रिटर्न जितना ज्यादा होगा आपकी रिक्वायर्ड मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतनी ही कम होगी और वाइस वर्सा। बहरहाल, यह इंश्योर करने के लिए कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए पैसों की कमी नहीं हो, कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम करना हमेशा ही बेहतर होता है। आइए एक नजर डालते हैं कि अलग अलग एसेट क्लास से कितने रेट ऑफ रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। इक्विटीज बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न अर्न करना चाहते हैं तो इस एसेट क्लास ने लॉन्ग टर्म में 13% के करीब रिटर्न डिलीवर किया है। बहरहाल, कैलकुलेशन करते समय 11-12% का एक कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम करना हमेशा ही बेहतर होता है। यह टेबल मई 2023 से निफ्टी 50 इंडेक्स के 10 ईयर रोलिंग रिटर्न को शो करता है। लोअर रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम करने का दूसरा कारण यह है कि आप इक्विटीज में 100% इन्वेस्टेड नहीं होते हैं। इसके अलावा जब आप अपने गोल्स के करीब पहुंचते हैं तो आपको इक्विटीज में किए गए गेन को बुक करने और उन्हें सेफ एसेट क्लासेस में मूव करने की जरूरत होगी। इसका रिजल्ट यह होगा कि आपका इक्विटी एलोकेशन कम हो जाएगा, जो इन रिटर्न आपके पोर्टफोलियो रिटर्न को कम कर देगा। अगला, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा दिए गए एवरेज रिटर्न पर नजर डालें। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में अलग अलग डेट म्यूचुअल फंड्स कैटेगरीज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और प्रोविडेंट फंड शामिल हैं। करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स या डायनामिक बॉन्ड फंड से 7 से 8% का रिटर्न अज्यूम किया जा सकता है। इनके लॉन्ग टर्म एवरेज लगभग 6.5% से 7% है। ये टेबल अलग अलग टाइम पीरियड में डेट म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग कैटेगरी से मिले रिटर्न को शो करता है और दूसरा टेबल बैंक एफडी से मिले इंटरेस्ट को शो करता है। पहले इन्वेस्टर्स को डेट म्यूचुअल फंड्स पर कम टैक्स पे करना होता था, लेकिन अब इसमें बदलाव आ चुका है। अब डेट फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स का टैक्सेशन एक जैसा है। इन प्रोडक्ट्स में किए गए गेन को इन्वेस्टर्स की इनकम में जोड़ा जाता है और उनके स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है। तो मान लीजिए कि आप लॉन्ग टर्म में डेट इन्वेस्टमेंट्स पर 7% का रिटर्न रिसीव करते हैं, तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न 4.9% होगा अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं। एफडीज शॉर्ट से मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो डेट फंड्स एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। एफडी के कंपैरिजन में डेट फंड्स का यूज करने के जरिए आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना ज्यादा आसान है। आपके मंथली इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशन के लिए आपका अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न उस इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड होना चाहिए जिसे आप चूज करते हैं। आप अपने रिटायरमेंट के बाद कितने समय तक जिंदा रहेंगे? यह फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेंसस डेटा के अनुसार इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 69 साल है, लेकिन ये रूरल और अर्बन डेटा का एक एवरेज है। मेट्रो में ज़्यादातर लोगों का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक्सेस होता है। यही कारण है कि उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान कम से कम 85 साल की हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानने की एडवाइस दी जाती है। जितना ज़्यादा समय तक आप मानेंगे कि आप जिंदा रहेंगे, रिटायरमेंट के लिए आपको उतना ही ज़्यादा कॉर्पस की ज़रूरत होगी। चलिए रिटायरमेंट गोल के एग्जाम्पल के साथ जारी रखते हैं।
टेबल शो करता है कि आपके टारगेट रिटायरमेंट कॉर्पस में बदलाव आता है जब आप अलग अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसीज अज्यूम करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एडिशनल 80 लाख रुपए को अक्यूमुलेट करने की जरूरत पड़ती है जब आप 85 साल के लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कंपैरिजन में 90 साल के हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अज्यूम करते हैं। अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अज्यूम करना एक बेहतर ऑप्शन है, जहां थोड़ी ज्यादा रकम से आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वहीं अगर आपको अपने गोल्डन ईयर्स के दौरान फंड्स की कमी का सामना करना पड़ेगा तो सर्वाइवल एक चैलेंज हो सकता है। आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिटायरमेंट कैलकुलेटर लिंक दिया है। इस कैलकुलेटर से आप कुछ वेरिएबल्स फिल करके अपने टारगेट रिटायरमेंट कॉर्पस का पता लगा सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान आपका अगला क्रूशियल फैक्टर ग्रोथ ऑफ इनकम है। अभी तक हमने इन्फ्लेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे अजम्पशंस पर ध्यान दिया है। इन सभी के लिए कुछ स्टैंडर्ड डेटा अवेलेबल है जो आपके अजम्पशंस को गाइड कर सकते हैं, लेकिन जिस पैरामीटर पर हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें ऐसे रेफरेंसेस अवेलेबल नहीं है। जब हम एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो अगली बात जो हमें अज्यूम करनी होती है वो है हमारी इनकम में ग्रोथ। आपकी सैलरी में ग्रोथ से कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम 5 सालों में डबल हो जाती है तो आपको अपने कवरेज को सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। इसी तरह आप अपनी इनकम में ग्रोथ के साथ ईपीएफ इन्वेस्टमेंट में हाइक कंसिडर कर सकते हैं, जो आपको रिटायरमेंट जैसे एक लॉन्ग टर्म प्लान में हेल्प करता है। और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको अपनी एसआईपी को भी स्टेप अप करना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकें। लेकिन कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में उसकी इनकम कितनी होगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको कुछ क्लैरिटी हो सकती है, लेकिन जिनके पास बिजनेस है या जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए यह जानना इम्पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में क्या कमा पाएंगे। तो आप इसे कैसे टैकल करेंगे? ऐसा करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, लेकिन यहां कुछ तरीके हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप अपने करियर की शुरुआत से ही आपको कितना एनुअल इंक्रीमेंट मिला है उसे देखें। आमतौर पर ये 5 से 15% की रेंज में होते हैं। इन परसेंटेजेस के बेसिस पर आप एक नंबर अज्यूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपने ओवरऑल इनकम ग्रोथ पर नजर डालने का है। जब से आपने काम करना शुरू किया है, यहां आप केवल इंक्रीमेंट्स पर ही गौर नहीं करते बल्कि हाइक पर भी नजर डालते हैं जो आपको जॉब चेंज करने के दौरान मिली होगी। तीसरा तरीका यह है कि इनकम ग्रोथ को 10% अज्यूम कर लें और सारी प्लानिंग इसी के अकॉर्डिंग करें। यह ट्रिक ये इंश्योर करने के लिए है कि आप ऐसा नंबर लें जो रियलिस्टिक हो, न तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो, न ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो। जैसा कि हम नंबर्स को अज्यूम कर सकते हैं, यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि एक प्लान बनाया जाए और उसे एग्जीक्यूट किया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अजम्पशंस शुरू में स्लाइटली ऑफ द मार्क थे। एक्सपीरियंस के साथ आप अपने प्लान को ज्यादा रियलिस्टिक नंबर्स तक ऑप्टिमाइज करने में केपेबल हो जाएंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आपको अलग अलग वेरिएबल्स में बदलावों के साथ प्लान को अपडेट करते रहने की जरूरत है। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस लाइक बटन पर जरूर टैप करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगले हफ्ते एक दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगा जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प करेगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.